अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का, चैप्टर नंबर 19 है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। उसका टॉपिक है जो हमारे पास डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है ये रिलेट करता है प्रीवियस टॉपिक से जो हमने प्रीवियस पढ़ा है, पार्टिकल वेव पार्टिकल डुअलिटी, जो वेव पार्टिकल नेचर है उसका रिव्यू लेते हैं। वेव पार्टिकल नेचर जो है वो हमने पढ़ी है कि उसके अंदर के जो पार्टिकल है वो वेव के तौर पे बिहेव कर सकता है, वेव जो है वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर सकती है। क्लियर है? यानी कल हमने वो सारा फिनोमेना देखा था। लैम्डा जो आता था एच ओवर पी के इक्वल आता था, और लैम्डा और पी के दरमियान अगर रिलेशन देखा जाए तो लैम्डा इंडिकेट करता है वेव नेचर को, पी इंडिकेट करता था पार्टिकल नेचर को। अब वो जो एक्सपेरिमेंट था वो सिर्फ हाइपोथेसिस थी, वो सिर्फ जो थी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था डिब्रॉयल का, लुइस डिब्रॉयल। उसने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था, वो सिर्फ हाइपोथेसिस थी, उसका कोई उसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था, सिर्फ थ्योरेटिकल उसने प्रूव करके दिया था कि ये ऐसा भी हो सकता है। जैसे हमने कल दो एग्जांपल्स भी ली थी, उसको हमने कंपैरिजन किया था। तो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने जब एक्सपेरिमेंट किया, इसी चीज़ को लेकर उन्होंने आगे फर्दर स्टडी की और इस पर एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई, 100% श्योर हो गई, जो वेव है वो पार्टिकल नेचर रखती है और पार्टिकल भी वेव नेचर रखता है। यानी डेविसन और जर्मर ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट निकले, रिजल्ट का कंपैरिजन किया, वो रिजल्ट में एक ग्राफ बना था, उस ग्राफ का कंपैरिजन किया तो वो ग्राफ एक और ग्राफ के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा था। यानी जो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट का ग्राफ था वो वाला ग्राफ, और एक एक्सपेरिमेंट हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, XRD यानी एक्स रे डायफ्रैक्शन, वो ग्राफ, दोनों को आपस में कंपैरिजन किया तो दोनों का ग्राफ ठीक निकला, बिल्कुल एक जैसा निकला। तो दोनों से फिर उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, ये चीज़ उन्होंने प्रूव कर दी कि जो डी ब्रॉयल हाइपोथेसिस दे गए थे वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल 100% उन्होंने ये वो बात ठीक की थी उस चीज़ की। उन्होंने साइंटिफिक प्रूफ जो है, जो थ्योरेटिकल प्रूफ था जो डी ब्रॉयल ने दिया था, उसको साइंटिफिकली या प्रैक्टिकली जो प्रूफ है वो डेविसन और जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके थ्रू उन्होंने कंफर्म कर दिया। दोनों को स्टडी करेंगे, दोनों को प्रीवियस हमने स्टडी कर लिया है, उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, दोनों को कैलकुलेशन करेंगे, दोनों की कैलकुलेशन को फिर हम आपस में कंपैरिजन करेंगे, दोनों का आंसर देखेंगे। आंसर देखने के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है और जो आज वाला टॉपिक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को एग्री करते हैं। बिल्कुल इनका जो कहना था वो बिल्कुल ठीक था कि पार्टिकल और वेव दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर वेव है तो वो पार्टिकल भी बिहेव करेगी, और पार्टिकल है तो वो वेव के तौर पर भी बिहेव करेगा। चलें जी, पहले इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं, आपकी बुक्स के ऊपर बना हुआ है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक फिलामेंट है, फिलामेंट के साथ हमने एक कैथोड रखा है, कैथोड को आगे हमने जाके हाई पोटेंशियल के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। हाई पोटेंशियल के साथ अटैच करने के बाद आगे हमने एक डिफ्लेक्शन प्लेट्स कह सकते हैं कि लगाई हुई हैं, उनका काम जो है वो भी मैं आपको फर्दर बताऊंगा क्या काम है। चलिए जी, अब होगा क्या यहाँ पे, फिलामेंट है, फिलामेंट को जैसे आप वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, वोल्टेज प्रोवाइड करने से क्या होगा, ये फिलामेंट हीट अप होगा। हीट अप होने से क्या होता है, फिलामेंट हीट जब होगा तो ये कैथोड को क्या करेगा, इससे भी हीट अप करना स्टार्ट कर देगा। वही प्रीवियस एक्सपेरिमेंट जो CRO में हमने पढ़ा था कि फिलामेंट जो था वो कैथोड को हीट अप करता था, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग सिस्टम। इनडायरेक्ट कैथोड रे यहाँ से निकलती है, कैथोड रे इनडायरेक्ट हीटिंग से जो चीज निकलेगी वो कैथोड निकलेंगे, नेगेटिव चार्जेस निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, प्रीवियस हमने CRO में पढ़ा हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सेम फिनोमिना है। फिलामेंट जो है वो ये इनडायरेक्ट हीट करेगा कैथोड को, और कैथोड क्या करेगा, उस हीट को ऑब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स को यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को निकालेगा। अब हमने CRO में ये भी पढ़ा था कि वो चार्ज पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते थे। उस चीज को खत्म करने के लिए हमने ग्रिड को यूज किया था। ग्रिड क्या करता था, वो सारे जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स थे उसे खत्म कर देता, जो रिक्वायर्ड पार्टिकल थे उसे एक स्ट्रीम के तौर पे, एक लाइन के तौर पे आगे ट्रांसफर कर देता था। तो ये ग्रिड के तौर पे भी वर्क कर सकता है। इसे प्लेट्स भी कह सकते हो, डिफ्लेक्शन प्लेट। डिफ्लेक्शन प्लेट तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है, वो आप ना के इसे ग्रिड कह सकते हो। तो ये ग्रिड क्या करेगा, यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा, जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसे एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीक्वेंस में ले आएगा। आगे हमारे पास एक निकल का क्रिस्टल पड़ा हुआ है,
निकल का क्रिस्टल है जी। जब ये इसके साथ टकराएगा, टकराने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएंगे, इसके बाद इसके साथ टकराने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आगे हमारे पास एक डिटेक्टर रखा हुआ है। ये डिटेक्टर जो है ये मूवेबल है, यानी इसे ऊपर नीचे आप कहीं भी जाके फिक्स कर सकते हैं। इसे जब ऊपर नीचे आप रोटेट करके मूव करोगे, असल में डिटेक्टर का काम यह है कि इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम आ रही है। ये अगर फॉर एग्जांपल डिटेक्टर यहाँ पे है, स्ट्रीम यहाँ पे है, तो हम इसे उठा के आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव करते जाएंगे। जहाँ पे आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिलना शुरू हो जाएगी वहाँ पे डिटेक्टर को फिक्स कर देंगे, वो आपको बता देगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेगा। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हमारे पास डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट का। इसके बाद इसकी फाइंडिंग्स क्या हुई थी, फाइंडिंग कैसे हुई है, क्या ग्राफ बना था, क्या उन्होंने कौन सी चीज यहाँ पे स्टडी की थी कि उनको पता चला कि वेव पार्टिकल और वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों एक दूसरे को ओबे करते हैं या दोनों एक दूसरे को एक्सपीरियंस करते हैं, दोनों एक दूसरे का बिहेवियर शो करते हैं। चलिए जी, जब ये सारा फिनोमिना हो गया तो उसके बाद एक ग्राफ बना। अब ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह बना, ये वाला ग्राफ बना था। इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान उन्होंने ग्राफ बनाया, सॉरी वोल्टेज के दरमियान, वोल्टेज इंटेंसिटी और वोल्टेज के दरमियान उन्होंने ग्राफ, यानी डिटेक्टर की जो वैल्यूज आई, वैल्यूज को उन्होंने दोबारा मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करके एक ग्राफ बना जो कि इंटेंसिटी और वोल्टेज के दरमियान उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। अब ये ग्राफ उन्होंने जब स्टडी किया तो देखा कि 54 वोल्ट्स पे, 54 वोल्ट पे, यहां मैं लिख देता हूं, सॉरी फॉर दैट, 54 वोल्ट्स पे जो और 50 डिग्री एंगल पे जो हमारे पास इंटेंसिटी थी वो ग्रेटर थी, यानी ये एंगल बनेगा यहाँ पे, ये 50 डिग्री था। 50 डिग्री एंगल पे उन्होंने डिटेक्ट कर ली रे को और देखा कि यहाँ पे वोल्टेज कितना अप्लाई किया, वो 50 वोल्ट्स अप्लाई किया था। 54 वोल्ट्स पे उन्होंने मैक्सिमम पीक को डिस्कवर किया, या आप कह सकते हो कि उन्होंने फाइंड किया कि जो मैक्सिमम पीक थी वो 54 वोल्ट पे बन रही थी। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद ये हुआ कि ये जो पीक थी, अगर आगे आप स्टडी करें, आगे जाने से पहले अगर 54 वोल्टेज से थोड़ा इंक्रीज करें, आगे की तरफ जाए तो हमारे पास इंटेंसिटी कम हो जाती है, पीछे की तरफ आए तब भी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये क्या रीजन है? हालांकि 54 वोल्ट के साथ आगे जाने से हमारे पास पीक और ज्यादा ऊंची होना चाहिए थी ना, और ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 54 वोल्ट पे जैसे हम आगे की तरफ मूव किया हमारी पीक इंटेंसिटी कम होती गई, पीछे की तरफ मूव किया तब भी इंटेंसिटी कम होती गई। इस चीज को स्टडी करते हैं बाद में, इस चीज को स्टडी करते हैं कि ये क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बाद में देता हूं। अब निकल की बात करते हैं। जब उनके पास ये वाला ग्राफ है तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन आया कि हमारे पास कि इस तरह का ग्राफ एक और फिनोमिना में भी बनता है। वो कौन सा फिनोमिना है? उस फिनोमिना को स्टडी करने से पहले मैं निकल का इंडिकेट करना चाहता हूं कि निकल जो है ये क्रिस्टलाइन, इसके एटम जो क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट के साथ जुड़े होते हैं, यानी रेगुलर अरेंजमेंट के साथ जुड़े होते हैं। चलें जी, तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन है, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। क्लियर है? चलिए जी, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आ गई। जो बीम ऊपर की कुछ इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराए और ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए। ये देखिए डिफ्लेक्शन हो रही है ना। अब ये डिफ्लेक्शन किस वजह से हो रही है? ये एटम्स जो टाइटली बाउंड एटम्स है उसके साथ टकराने की वजह से ये बीम जो है डिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी बीम आई वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गुजर गई। क्लियर? चलें, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते गए वो टकरा के दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट होते गए। डिफ्लेक्ट होने का मकसद क्या था? क्यों डिफ्लेक्ट हुए? क्योंकि जो टाइटली बाउंड क्रिस्टल के टाइटली बाउंड एटम्स थे वहां से टकरा के जो बीम थी वो ऊपर की तरफ या किसी और एंगल की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई थी। जब क्रिस्टल को स्टडी किया तो हमारे पास ये फिनोमेना आ रहा था। जब ये हमारे पास डायग्राम निकली, क्लियर है, ये जो हमारे पास डायग्राम आई तो फौरन उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ये डायग्राम या ये फिनोमेना या ये वाला जो प्रोसेस है हमने फर्दर एक चीज में स्टडी किया हुआ है, वो कौन सा है? आपके माइंड में भी आया होगा कि फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है XRD का, जो हमारे पास टॉपिक है XRD, एक्स रेज डायफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन थ्रू एक्स रेज या ब्रैग्स लॉ,
वो हमने स्टडी किया था। उसमें भी इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग थी, 2 स्पेस थी, उसके अंदर क्रिस्टलाइन एटम्स थे, एटम्स की रेगुलर अरेंजमेंट थी, उसके साथ टकराने के बाद एक्स रेज डिफ्लेक्ट हो जाती थी और फर्दर हम उसकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हमने बात की थी। तो उसका जो ग्राफ बना था वो कुछ इस तरह बना था। इसका जो ग्राफ था इस तरह बना था। अब दोनों ग्राफ्स को अगर स्टडी किया जाए, ये ग्राफ उनके माइंड में आया, तो ये ग्राफ उन्होंने रखा, दोनों को आमने सामने रखा, तो देखा कि यहाँ पे भी पीक जो है मैक्सिमम बन रही है। क्लियर है? यहाँ पे भी वेवलेंथ आपको मैक्सिमम मिल रही है, ये बात। यहाँ पे भी वेवलेंथ जो है मैक्सिमम मिल रही है। चलिए जी, अब दोनों ग्राफ को अगर आप देखें तो ये दोनों ग्राफ सेम है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। ये भी, ये जो हाफ ग्राफ है ये भी थोड़ी सी आगे जाके पीक बनाएगा, ये भी थोड़ी सी आगे जाके पीक बनाएगा। तो ये दोनों ग्राफ जो है बिल्कुल सेम है। तो यहां से उनको अंदाजा हुआ कि जो पार्टिकल नेचर है और जो वेव नेचर है वो दोनों सेम है। पार्टिकल एज अ वेव बिहेव करता है और वेव एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। यानी इनसे जो ग्राफ बना वो ये बना। बाद में उन्होंने क्रिस्टल, जो निकल क्रिस्टल लिया था उसे स्टडी किया कि जो इलेक्ट्रॉन है डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं। डिफ्लेक्शन की वजह ये बनी कि जो सॉलिड एटम है जो आगे बने हुए हैं, टाइटली बाउंड है, वहां से टकरा के बीम डिफ्लेक्ट हो रही थी। जब ये बीम डिफ्लेक्ट हुई तो उसके बाद उनके माइंड में आया कि ये तो बिल्कुल फिनोमेना सेम है एक्सआरडी के। एक्सआरडी में भी यही होता है, उसमें ये ग्राफ बनता था। जब उन्होंने दोनों ग्राफ को आमने सामने रखा तो दोनों ग्राफ सेम थे, दोनों ग्राफ का फिनोमेना सेम था, दोनों का बिहेवियर सेम था, दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी। चलें जी, तो यहां से उनको अंदाजा हुआ कि ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है। पार्टिकल वेव नेचर बिहेव शो करती है और वेव की पार्टिकल नेचर शो करती है। जो हाइपोथेसिस थी डी ब्रॉय की वो बिल्कुल ठीक थी। ये तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बताया। आगे कैलकुलेशन के साथ भी इसे प्रूव करेंगे कि क्या वाकई हमने जो पढ़ा है वो ठीक है कि थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ रहा है। चलेंगे, अब क्वेश्चन ये था कि आगे जाने से ये पीक लो क्यों हो रही है, पीछे आने से पीक क्यों लो हो रही है। ये वाली पीक बनती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। जब ये दो वेव्स मैक्सिमा और मैक्सिमा आपस में अटैच होती थी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी। ये बीम जो थी ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए थी। ये वाली जो बनी है ये डिस्ट्रक्टिव के लिए बनी है। ये फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव बनेगी, फिर डिस्ट्रक्टिव बनेगी। सेम यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बन रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बन रही है। तो ये जो ग्राफ है 54 वोल्ट पे जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही थी वो आपस में अटैच होकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी, इसलिए हमारे पास ये बीम मैक्सिमम बनी है। 54 वोल्ट को जैसे हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया, दोनों जो बीम्स थी इलेक्ट्रॉन की वो आपस में इंटरफेयर करने लगी, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने लगी, जिससे हमारे पास पीक जो है वो लोअर एंड पे बनी। सेम अगर 54 वोल्ट से हम पीछे जाते हैं, 53 करते हैं, 52 करते हैं, देन तब भी जो हमारे पास थी इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही थी, जिससे हमारे पास पीक लोअर हो रही है। इसमें देखें तो लैम्डा को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे तो जो फिनोमेना दो वेव्स होंगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगी। थोड़ा सा पीछे आएंगे तो दोनों वेव्स क्या बनेंगी, तब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगी, इसलिए पीक्स नीचे को आ रही। 54 वोल्ट पे मैक्सिमम का मतलब ये है कि 54 वोल्ट पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम्स थी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी। चलें जी, ये तो था हमारे पास थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ का सेटअप। जो एक्सपेरिमेंटल कंपैरिजन उन्होंने किया था वो बिल्कुल ठीक निकला। अब हम कैलकुलेशन का कंपैरिजन करते हैं कि कैलकुलेशन से आंसर उनका ठीक निकलता है कि नहीं निकलता। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो डी है, हमें पता है डी होता है। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इस सेटअप की कैलकुलेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशन करते हैं कि क्या वो कैलकुलेशन ठीक है, कि कैलकुलेशन से जो आंसर आता है वो हाइपोथेसिस को ओबे करता है, वो हाइपोथेसिस जो डी ब्रॉय की मशीन हुई थी उसे कंफर्म करती है कि नहीं करती। तो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को पहले तो रेज करेंगे, फिर फर्दर देखते हैं कि क्या करेंगे। चलिए जी, XRD है। XRD का मतलब है कि हमारे पास जो इसका आंसर निकला था वो 2D sin थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा था। यानी ये जो डिफ्रैक्शन होती है ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टोटली वेव नेचर है।
इसमें पार्टिकल का कोई बिहेव नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमिना, डायफ्रैक्शन का फिनोमिना, ये टोटली वेव्स ही शो करती होती हैं, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। और आप अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये इंटरफेरेंस है ये टोटली वेव्स पे डिपेंड करती है। तो ये वेव नेचर, पार्टिकल नेचर दोनों ग्राफ सेम है, तो दोनों एक दूसरे को ओबे करती हैं। अब इसकी कैलकुलेशन के थ्रू देखते हैं। d2d sin थीटा इक्वल्स m लैम्डा xrd में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। अब 2 एज इट इज, d कितना है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, निकल की बात करते हैं तो निकल का मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, बुक के ऊपर लिखा हुआ, निकल के दरमियान दो स्पेस के दरमियान, दो प्लेनर स्पेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 0.91 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर होती है। क्लियर है। साइन एंगल कौन सा हमने पुट किया है, दो के दरमियान एंगल हमारे पास कौन सा था, 50 डिग्री था, 50 डिग्री भी आप ले सकते हो। और ये एंगल जो है ना, फिलहाल आप इसे छोड़ो, एंगल जो है ये कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो वेव है वो कहीं पे भी जाके आपको जो है डिटेक्टर कहीं पे भी जाके फिक्स हो सकता है। मैं कोई स्पेसिफिकली 50 डिग्री नहीं आपको दे रहा, आप 65 ले सकते हो, कोई भी एंगल ले सकते हो, जहां पे आपका वो डिटेक्टर जहां के फिक्स होगा वही आपका एंगल होगा। क्लियर है। तो वो 50 डिग्री के आप कॉन्सेप्ट को छोड़ दें, सिर्फ ये याद रखें। चलिए ये मैं यहाँ पे 65 डिग्री लेता हूँ, आपकी बुक वाली कैलकुलेशन है। 65 डिग्री पे हमने जाके वो ऑब्जर्व किया था इंटरफेरेंस पैटर्न। m की वैल्यू हमें सिर्फ एक पीक में, हम सिर्फ इस पीक की बात कर रहे हैं, यानी एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिर्फ एक हो रही, तो m की वैल्यू 1 लिखेंगे। लैम्डा हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। चलें जी, लैम्डा हमारे पास आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 1.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, 1.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। तो ये था जो जर्मर और डेविसन ने कैलकुलेशन की थी कि जो हमने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं निकल के अंदर, जो हमने फिनोमिना करवाया है, उनके जो वेवलेंथ है, उनकी जो लैम्डा निकला है वो इतना निकला है। क्लियर है। अब होना क्या चाहिए, हमें पता है कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर सेम है, सेम बिहेव करती है। तो ये तो वेव नेचर की हमारे पास आ गया है जी, वेव नेचर का हमारे पास आ गया आंसर। तो पार्टिकल नेचर के फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। पार्टिकल नेचर के फॉर्मूले का आंसर भी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जिससे ये बात कंफर्म हो जाएगी। तो पार्टिकल नेचर की कैलकुलेशन अब करते हैं। वेव नेचर के लिए हमने कर लिया है, वेव नेचर का हमने कर लिया है, पार्टिकल नेचर को आगे फर्दर स्टडी करते हैं कि पार्टिकल नेचर के लिए हमारे पास वैल्यू क्या निकलेगी, वो देखते हैं जी। इसे भी मैं रेज कर देता हूँ। और एक बात, ये जो ग्राफ्स हैं ये आपकी बुक के अंदर नहीं बने हुए, आपकी बुक के अंदर फर्दर सिर्फ सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये ग्राफ बनाना पड़ा। अगर आपने बनाने हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, अगर नहीं बनाने तो तब भी आपका काम चल जाएगा। चलिए जी, हमें पता है जी, हमने पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं। पार्टिकल नेचर जो होती है वो किस चीज के इक्वल होती है वो देखते हैं जी। हमें पता है जी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है वर्क डन के। क्लियर है। वर्क डन के कैसे इक्वल होती है, हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं। हमने वो जर्मर और डेविसन एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने, फिलामेंट है ना, फिलामेंट जो है, फिलामेंट क्या करेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये आगे की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है। अब कैथोड जो है ये इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ एक्सेलरेट करवा रहा है। एक्सेलरेशन करवाने के लिए यानी मूवमेंट करवा रहा है, मोशन करवा रहा है। मोशन के लिए कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी चीज प्रोवाइड कर रही है, वो फिलामेंट जो है वो वर्क डन कर रहा है कैथोड के ऊपर कि वो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाले। तो वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिलामेंट का जो वर्क डन है कैथोड के ऊपर वो हमें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अगर इस तरह करना ये भी कर सकते तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी हमें यही इंडिकेट करता है फर्स्ट ईयर का कि जितना आप वर्क लगाओगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। चलिए जी, यानी फिलामेंट वर्क कर रहा है कैथोड के ऊपर कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाले। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो स्टेबल तो नहीं रहेंगे, सारी बात वो मूव करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, अब वर्क डन हमारे पास v = w/q, चार्जेस के ऊपर कितना वर्क लग रहा है, यानी वो वोल्टेज के इक्वल। वोल्टेज हमें वोल्टेज वर्क डन देता होता है, हमने पोटेंशियल अप्लाई, इस फिलामेंट को कौन सी चीज वर्क डन प्रोवाइड कर रही है, हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया था, यानी वोल्टेज प्रोवाइड किए थे। ये वोल्टेज वर्क डन प्रोवाइड करेगी इसे फिलामेंट को, ताकि वो आगे इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो v = w/q।
यहाँ से W की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगी QV, ये उठा के यहाँ पे पुट कर दें तो ये QV आ गया। बात हम चार्जेस की कर रहे हैं तो चार्जेस को लिए हम Q को रिप्लेस करेंगे E के साथ 1/2 mv² इक्वल्स टू EV। ये वोल्टेज है, ये वेलोसिटी है, तो दोनों को कैंसिल नहीं करना। क्लियर है? अब हमें नहीं पता, हमने यहाँ पे फिलामेंट रखा हुआ, यहाँ से कैथोड निकल के आगे जाके टकरा रहे हैं, कैथोड से आगे इलेक्ट्रॉन्स निकल के आगे जाके फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, हमें क्या पता किस वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब अगर आपने यहाँ पे एक कैथोड गन रखी हुई है और यहाँ पे स्क्रीन रखी हुई है, वो फिलामेंट कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप देख के बता नहीं सकते कि किस वेलोसिटी से जाके इलेक्ट्रॉन आगे टकरा रहे हैं। तो वेलोसिटी को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, यानी वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलें इसे ऐसा ही रहने दें, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया mv² इक्वल्स टू 2EV। ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे भी m को मल्टीप्लाई करवा दे, यहाँ पे भी m को मल्टीप्लाई करवा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन को ये बन जाएगा m² v², ये आ जाएगा 2EVm, अंडर रूट ले लें यहाँ पे भी और अंडर रूट ले लें यहाँ पे भी, तो ये आ जाएगा mv इक्वल्स टू 2mev का अंडर रूट। चले जी, mv किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के, p इक्वल्स टू mv 2mev इसका अंडर रूट। और p किसके इक्वल होता है, हमने कल फॉर्मूला ड्राइव भी किया था, कल फॉर्मूला लिखा भी था, जो हमारे पास हाइपोथेसिस थी डी ब्रोगली की, जो p होता है वो h/λ के इक्वल होता है। यहाँ पे पुट करते हैं जी, h/λ आ जाएगा हमारे पास 2mev इसका अंडर रूट। फाइंड क्या करना चाह रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ फाइंड करने जा रहे हैं, यानी इसकी ये वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। चलिए वेवलेंथ फाइंड कर लेते हैं, या यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा 2mev इसका अंडर रूट इक्वल्स टू लैम्डा। चलिए जी, अब पुट करेंगे वैल्यूज इसके अंदर। h की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओवर 2 एज इट इज। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 और वोल्टेज हमने कितना प्रोवाइड किया हुआ था 54 वोल्ट। 54 वोल्ट पे हमें मैक्सिमम पीक मिली थी, इसलिए 54 लेंगे और इसका हम कर देते हैं जी अंडर रूट, आ जाएगा जी इक्वल लैम्डा के। चलें जी, अब अगर इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखता हूँ। तो इसका जो आंसर आया था मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, लैम्डा आ जाएगा 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर। चलें जी, अब देखेंगे दोनों आंसर ऑलमोस्ट सेम आ चुके हैं। तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि जो दो ग्राफ हमने बनाए थे वो एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ हो चुके हैं, कैलकुलेशन के थ्रू भी प्रूफ हो चुके हैं और थ्योरेटिकली जो हाइपोथेसिस दी थी उसके थ्रू भी प्रूफ हो चुके हैं। दोनों की हमने वेव नेचर के थ्रू कैलकुलेशंस ली, आंसर ये आया। पार्टिकल नेचर के थ्रू कैलकुलेशन ली, आंसर ये है। पार्टिकल नेचर यहाँ पे कौन सी चीज पार्टिकल नेचर को शो कर रही है, मोमेंटम पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। कल हमने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है mv और पार्टिकल का हमेशा मास होता है। तो पार्टिकल नेचर के तौर पे हमने जब कैलकुलेशन की तो लैम्डा का आंसर ये आया 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻10। वेव नेचर आगे 1.65 मल्टीप्लाई 10⁻10। जो एक नंबर का डिफेक्ट आ रहा है 0.01 नंबर का जो डिफेक्ट आ रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो सकता है कि हवा की वजह से या किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो चुके हों। अगर और ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स अगर आप खत्म कर दें तो ये दोनों आंसर पे है। एक्स्ट्रा 0.01 है कि माइनर सा डिफेक्ट है, माइनर सा डिफेक्ट है। तो दोनों आंसर जो है आपस में सेम है, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर सेम है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल है, दोनों सेम फिनोमेना शो करते हैं। वेव पार्टिकल के तौर पर और पार्टिकल वेव के तौर पे बिहेव करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये एक एक्सपेरिमेंट है, खूबसूरत सा ही है, नज़र भी आ रहा है आपको और इजी भी है, मज़े का है। स्टडी करें, आपको अच्छे से समझ आएगी। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना था, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।